सर फिर क्योंकि सर यहाँ आपने पर करवाया नहीं। रॉ मटेरियल सर यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं सर चीजें, गुड्स जो होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होती हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स में बदल जाती हैं, यस सर, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। है ना। वैल्यूएबल तो रॉ मटेरियल्स में भी होती है, इसमें क्या होता है वो फाइनल गुड्स में बदल जाती है ना। यस सर। फाइनल गुड्स में, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमारे पास वुड्स है उसको हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं, टेबल में, शुगर केन। ठीक है ना। शुगर केन को हम जॉगरी में या शुगर में चेंज कर देते हैं। एक तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, जो रॉ मटेरियल उसको फाइनल गुड्स में क्या कर दे, मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? सर प्राइमरी सर जो भी चीजें सर जो नेचर पे डिपेंड हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, सर फिशिंग एग्रीकल्चर, माइनिंग और सर काफी है। एग्रीकल्चर। ओके गुड, चलो। सर बोलो। सर आज मेरे फोन में बैटरी नहीं है, फोन ऑफ हो जाएगा कभी भी। ओके, लाइट नहीं है आज वहाँ पे? नहीं सर लाइट है बट पता है इसके चार्जिंग को क्या हो गया, उठा ही नहीं रहा है। सिर्फ 2% है, कभी भी ऑफ हो सकता है। ओके, अच्छी बात है। लैपटॉप? सर लैपटॉप में फोन के हॉटस्पॉट से नेट जाता है ना, फोन ऑफ हो जाएगा तो वो भी किसी काम का नहीं है। वो भी काम नहीं करेगा। तो और किसी का चार्जर से ट्राई किया आपने? नो सर, मेरे फोन को पता नहीं क्या हो जाता है, सिर्फ इसके ओरिजिनल चार्जर से उठाता है, जिससे भी नहीं उठा रहा है। अब पापा जाएंगे, इसको दिखाएंगे। सर आईसी उड़ गई फोन की। ठीक है, और किसी ने बताया कि उसकी आईसी उड़ गई है, ठीक है, तो आप उसको दिखा लो, ठीक है, और उसके बाद से क्लास ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि हो सकता है फोन ऑफ हो जाए तो कुछ बताने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक चलता है, तब तक पढ़ो, ठीक है। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसको हम बोलते हैं प्रीफेस। सो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू मार्केट विथ हिज पेरेंट। क्या बताया जा रहा है कि दिवाली के मौके पे हरीश जो है वो कहाँ पे जाता है, मार्केट जाता है। किसके साथ? माता पिता के साथ, अपने पेरेंट के साथ। हाँ, दे परचेज शू एंड क्लोथ्स फॉर हिम। और उनके माता पिता क्या खरीदते हैं हरीश के लिए? कपड़े और जूते खरीदते हैं। His mother purchased utensils, sugar, tea and diyas, earthen lamps. उसकी जो माँ है वो क्या खरीदती है? बर्तन, चीनी, चाय के लिए जो भी चीजें होती है, दिया, ये सारी चीजें बाई करती हैं। हरीश observed that the shops in the market were flooded with items for sale. हरीश क्या ऑब्जर्व करता है, क्या नोटिस करता है वो, कि वहाँ पर मार्केट है, आइटम्स है सेल के लिए। जो भी मार्केट है वहाँ पे बहुत सारे जो एक तरह से मतलब बाढ़ लगा हुआ है, जो भरा हुआ है ना। सामान से क्या आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है वहाँ पे, है ना। He wondered how so many items could be made in such large quantity. और वो सोचता है, मन में उसके सवाल आता है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे सामान बन कैसे गए। आप लोगों के मन में कभी आता है ऐसा सवाल? ना, नहीं आता है। ओके, तो फिर लाया करो ऐसे सवाल बाहर घूमते हो तो, ठीक है ना। हरीश की तरह बना करो क्यूरियोसिटी, लाओ खुद के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करो, है ना। सर तो आंसर ही पता चल गया सर क्वेश्चन का। सर सब चीजें ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें ख्याल आता है। वंडर मतलब क्या होता है, वो सोचता है कि इतनी सारी जो मार्केट में जो सामान है वो अचानक से कहाँ से आ गई है इतने बड़े नंबर पे। His father explained that shoe, clothes, sugar, etc. are manufactured by machine in large industry. उसके फादर क्या बताते हैं उसको कि ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे बनती है, मशीन द्वारा, बड़े बड़े कारखानों में, है ना। और उसके अलावा बोलते हैं सम यूटेंसिल्स जो है वो छोटे छोटे कारखाने में बनती हैं, और दिया जो है वो इंसानों द्वारा हाथ से क्या किया गया है, बहुत सारे जो दिया है वो हाथ से
बनाया गया है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। हैंडमेड। तो एक तरह से वो उसके जो पिता है वो एक बताने की कोशिश करते हैं जो इंडस्ट्री का भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है ना। सारे इंडस्ट्री एक प्रकार के नहीं होते हैं, वो उनके भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। इनकी बातों से हमें ये मालूम चलता है, हरीश और उसके जो पेरेंट्स का डिस्कशन है उसके बाद से तो ये आप लोगों को मालूम चला होगा, है ना। यस सर। कि हर चीज की फैक्ट्रीज अलग अलग होती है, उसके साइज भी हो सकता है कि अलग होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई फैक्ट्रीज क्या है, लार्ज है, कोई स्मॉल है। उसके बाद बोला जा रहा है कोई इंडिविजुअल आर्टिजियन इन द हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ये अलग अलग हमको चीजें मालूम चल रही हैं, किसके बारे में, कारखाना के बारे में या फैक्ट्रीज के बारे में, उद्योग के बारे में, है ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। नो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका मिल गया यहाँ पे कि मैन्युफैक्चर किसको कहते हैं, है ना, विनिर्माण किसको कहा जाता है। ये आप लोग अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में भी कि व्हाट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग का डिफिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, है ना, कि किसी भी सामान का उत्पादन करना बहुत ही बड़े संख्या में, किसके द्वारा, कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स के थ्रू, है ना। और रॉ मटेरियल्स जो बेसिकली जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है कम होती है, लेकिन जब वो पक्का माल बन जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, तब क्या होती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं या विनिर्माण बोलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम के डिफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम नो नहीं है सर। ना। हाँ, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, sugar from sugar cane, iron from steel, iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite। क्या आप जानते हो ये सारी चीजें कि पेपर वुड से बनता है, शुगर केन से बनता है, आयरन एंड स्टील आयरन ओर से बनता है। सबको मालूम है सारी चीजें? यस सर। यस। ओके, गुड। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न which itself is an industrial project। क्या आप जानते हो कि कुछ प्रकार के क्लोथ है ना, वो किससे बनते हैं, यार्न से बनते हैं, जो खुद एक क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब यार्न को हिंदी में क्या बोलते हैं कि ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग से ही निकलता है। अब देखो, द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत में आते हैं। अब देखो क्या है, जितने भी लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जहाँ पे चीजों को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो लोग कौन से सेक्टर में आते हैं, बताओ? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, है ना। वो अलग बात है कि वो लोग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं, है ना, लेकिन आएंगे किस में, सेकेंडरी सेक्टर में ही आएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज में ही आएंगे वो लोग, है ना। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब जो भी लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में काम करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जो भी प्राइमरी मटेरियल्स है, कच्चा माल है, उसको फिनिश गुड में क्या कर देते हैं वो लोग, बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील्स फैक्ट्रीज, कार, ब्रूअरीज, टेक्सटाइल, ये सारे लोग सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सम पीपल जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करने वालों में भी काम करते हैं बेसिकली। In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industry which fall in the secondary sector। और इस चैप्टर में हम लोग किस पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, बताओ कोई? जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। हाँ, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में ध्यान देंगे। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बोल रहा है कि अगर कोई कंट्री है उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसा है, कितनी ज्यादा वो जीडीपी अच्छी है उसकी, या जीएनपी अच्छी है, जीएनपी अच्छी है सॉरी,
तो वो सब कैसे मालूम चलेगा कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा है ना। जिस देश में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा बड़ी बड़ी मानी होगी। जाएगी। ठीक, तो ये है हमारा जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली चैप्टर के बारे में। ये इंट्रोडक्शन से क्या मालूम चलता है कि बेसिकली जब भी आप लोग पढ़ो कोई भी चैप्टर खुद से पढ़ते हो जब, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया करो कि जो इंट्रोडक्शन है ना, शुरुआत के जो पेज है, फर्स्ट पेज खास करके, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो पढ़ने से आपको मालूम चलता है कि पूरा का पूरा चैप्टर में आगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से सबको मालूम चल गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। अब हम लोग को देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता क्यों है ना, वो इम्पोर्टेंस क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है मैन्युफैक्चरिंग किसी देश में। कौन बताएगा मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंस क्यों होता है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो सर ज्यादा मात्रा में सामान बनते हैं। सामान नहीं मिल सकता एक साथ। कोई एक बोलो। मैन्युफैक्चर करके मूल्यवान चीज बनाते हैं इससे। हाँ, मूल्यवान चीज बनाते हैं, गुड, और ज्यादा मात्रा में बनाते हैं। बहुत ही बड़े मात्रा में बनाते हैं, गुड, और सर ये रॉ मटेरियल को सर फिनिश्ड गुड बनाते हैं। गुड, ये भी सही बात है। सर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा सर एक पर्टिकुलर देश की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगा, और सस्ते प्राइस में। और सर लोगों की सेटिस्फाई करेगा सर नीड्स भी सेटिस्फाई करेगा, साथ में जो बेरोजगारी है उसको भी कम करेगा, जॉब प्रोवाइड सर। करेगा। यस किसने बोला कि यस ये सर। बात? हाँ, तो ये अलग अलग चीज करेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इन कारणों से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। आप लोगों ने लगभग मैक्सिमम पॉइंट कवर किए हैं, तो देखते हैं एक बार पढ़ते भी हम लोग क्या लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल। क्या बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होना। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलरली मेनली बिकॉज, किन कारणों से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependency of people on agricultural income by providing them job in secondary and tertiary sector। देखो क्या है, अब क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो देखो क्या है, आज हम लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो काफी मॉडर्न हो गया है, बहुत सारे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लोग कैसे खेत को जोतते थे, बैल की मदद से जोतते थे, है कि नहीं? यस सर। है ना। और उसके पहले जो हल था वो भी लकड़ी का हुआ करता था, आज क्या हो गया है, वो स्टील का है हमारे पास, है ना, ट्रैक्टर है, बहुत सारे मशीन्स के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहले ये सारी चीजें नहीं थी। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, एग्रीकल्चर जो आज मॉडर्न हो पाया है वो कैसे पॉसिबल हो पाया है, बताओ? मैन्युफैक्चर बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पे वो सारी चीजें बनाई जा रही हैं। थ्रेसर है, बहुत सारी चीजें हैं जो कहाँ पे बनती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनती है ना। एक तरह से अपने देश में खास करके जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो किससे करते हैं, वो एग्रीकल्चर में अभी काम करते हैं, तो उनको क्या कर रहा है, एक तरह से हेल्प कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको क्या कर रहा है, जॉब भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर अकेला हर किसी को जॉब नहीं दे सकता है। तो ये दो चीजें कर रही हैं। उसके अलावा देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। नाउ क्या बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, औद्योगिक विकास जो है वो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एक प्री कंडीशन है, ये होना ही चाहिए अगर आप क्या करना चाहते हो, अपने देश से बेरोजगारी को, भूखमरी को जो मिटाना चाहते हो, अगर इराडिकेट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को, देन प्री कंडीशन है, मतलब पहले से ही ऐसा समझा जाता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का होना आवश्यक है। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। और ये मेन फिलोसफी था कि हमारे पास क्या है, दोनों मतलब जो भी इंडस्ट्रीज है वो पब्लिक सेक्टर भी है और ज्वाइंट सेक्टर के थ्रू भी है। It was also aimed at bringing down regional disparity by establishing industry in tribal and backward
एरिया। और इसका एक और एम है, मकसद है कि जो भी रीजनल डिस्पैरिटी है, बेसिकली रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे, जैसे कि दिल्ली जो है ना, इसका कंपेयर करेंगे हम लोग किसी ट्राइबल एरिया से या बैकवर्ड एरिया से, तो बहुत ज्यादा हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, है कि नहीं? यस सर। तो वही क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी है। एक एरिया क्या है किसी दूसरे एरिया से ज्यादा डेवलप है, तो वो जो डिस्पैरिटी है, जो अंतर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे एरिया से रीजनल डिस्पैरिटी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज है, वहां पे भी इंडस्ट्रीज लगाई गई, ताकि क्या किया सके, जो गैप है उन दोनों जगह में, ट्राइबल एरिया में, बैकवर्ड जगह में, उसको क्या किया सर सके, बराबर। बराबर या कम किया सके, है ना? ये भी एक इसका बेनिफिट है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड इज export of manufacturing goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange। अब क्या बोलता है, जब हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के थ्रू, है ना, बहुत सारे गुड्स बनाएंगे, तो क्या करेगा, हमको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा हमारा। तो उससे क्या होगा कि दूसरे देशों में अगर हम लोग सामान बेचेंगे तो वहां से क्या आएगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, है कि नहीं? दूसरे देश का पैसा हमारे देश में भी आएगा। सर मतलब ग्लोबलाइजेशन भी जरूरी है ना, मतलब सर। हाँ, इसके कारण ही ग्लोबलाइजेशन हुआ है बेसिकली, देखा यस जाए, है कि सर। नहीं? हमारे पास चीजें एक्स्ट्रा है, तभी तो हम लोग दूसरे देश को बेचते हैं, यस। है ना? कोई भी देश आपको अगर सामान दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा वो उत्पादन कर पा रहा है ना? आज हम लोग राइस में सेकेंड स्थान पे हैं, तभी तो हम लोग यहाँ से दूसरे जगह पे इंपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट यस करते सर। हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, है ना? दूसरा देश जो है, जो हमको अपनी सामानें बेच रहा है, क्यों बेच पा रहा है वो, क्योंकि उसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा है ना? जो भी कोई किसान है, अगर किसी को कोई चीजें बेचता है तो कब बेचेगा, जब उसकी जरूरत पूरी होगी, तभी तो किसी और को बेच पाएगा, है कि नहीं? तो जब हम खास करके, और ये यस सर। अधिक से अधिक प्रोड्यूस कब करेंगे हम, जब हम क्या करेंगे, जब हम इंडस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? पहले भी हमारे पास टेक्नोलॉजी, खेती करते थे हम, लेकिन उतने अच्छे से खेती नहीं कर पाते, जितने भी खेती करते थे हमारे लिए कम पड़ जाता था। लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद क्या हो गया, बहुत ज्यादा अच्छे तरह से हम खेती करने लगे, हमारी जो पैदावार काफी बढ़ गई। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे सक्सेस हुआ, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यस सर। आपको याद रखना हमेशा। तो देखो अब क्या है, ये सारे क्या है, इन सब कारणों से क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। ना, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या विनिर्माण क्षेत्र है, क्षेत्रक है, वो किसी देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, उसमें आपको ये सारे बातें लिखनी पड़ेंगी। Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous। अब देखो क्या है कि जो भी देश है ना, जो अपने रॉ मटेरियल को अधिक से अधिक महंगे फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं, वो क्या है, ज्यादा प्रोस्पेरस है, ज्यादा धनी मनी कंट्री है वो। इंडिया prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible। और इंडिया का जो प्रोस्पेरिटी है, इंडिया कभी कब डेवलप होगा, जब क्या करेंगे हम लोग, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको भी और ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे, अधिक से अधिक उसको बढ़ाएंगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हमारा देश भी प्रॉस्पर कर सकता है। नो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। अब तो क्या है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो दोनों एक दूसरे अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर अलग काम कर सकता है और इंडस्ट्री अलग काम कर सकता है, दोनों क्या है, एक दूसरे पे, बोलो कोई कंप्लीट करो लाइन को, या बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, है ना? इसलिए क्या है, दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। For instance, the agro industries in India have given major boost to agriculture by raising its productivity। अब बताओ, जो भी अब इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, उन्होंने क्या किया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एक तरह से
बूस्ट किया है, बढ़ावा दे दिया है. They depend upon the latter for raw material and sell their products such as irrigation, pumps, fertilizer, insecticide, pesticides, plastics, PVC pipes, machines and tools etc. to the farmer. जो भी इंडस्ट्री है वो क्या करती है, बहुत सारी चीजें बनाती हैं, जैसे कि इरिगेशन पंप बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती है, इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, पीवीसी पाइप बनाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, सर इरिगेशन हो सकती है, इरिगेशन हो सकती है ना, पाइप के थ्रू. तो मशीन बनाती है, टूल्स बनाती है, जिसके फार्मर्स क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो भी किसान लैंड पे जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर रहे हैं, वो लोग बढ़ा रहे हैं. Thus, development of competitiveness in manufacturing industry has not only assisted agriculture in increasing their production, but also made the production process break हो रही है. Okay, very efficient. अब आवाज सही जा रही है? हेलो? यस सर, यस सर, यस सर. ठीक है. अब क्या बताया जा रहा है कि देखो, अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ है ना कि किसानों को मदद नहीं मिल रही है खेती करने में, बल्कि मदद के साथ साथ उनकी जितनी भी पैदावार है, जितनी भी प्रोडक्टिविटी है, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ किसान को देखो, किसान का जो है वो काम सिर्फ हल्का नहीं हो गया है ट्रैक्टर के आने से, बल्कि पहले जो सेम जमीन पे जितना लैंड है उससे पहले सर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी, प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लगा है साथ में, है ना, दोनों चीजें हुई हैं. ठीक है ना, गुड. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव. अब बोल रहा है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि तो इसमें क्या जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन के मामले में क्या आ गया है, आपके ऊपर कंपटीशन ज्यादा आ गया है ना, क्योंकि क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो आपका जो कंपटीशन था सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से था, आसपास के लोगों से था. लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या है, आपका कंपटीशन किसके साथ है, अब दूसरे देश के यस सर, लोगों के साथ है. हाँ, तो जरूरी है कि अगर उनसे हमको कंपटीशन लेना है तो हम क्या करें, अपने आप को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाए, है ना. सेल्फ इफिशियंसी अलोन इज नॉट इनफ. अब उसमें भी क्या बोला है, सेल्फ इफिशियंसी भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो भी इनफ नहीं है. और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट. हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, है ना, उसकी क्वालिटी उतनी ही होनी चाहिए जितने की इंटरनेशनल मार्केट में जो बाहर के लोग के यहाँ के जो मार्केट में जो क्वालिटी है उतनी होनी चाहिए. ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट. तभी जाके हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में उनसे कंपटीशन कर पाएंगे, है कि नहीं? तो ये क्या था अपना इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया. ठीक है, आप लोग